हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हरीश कुमार गुप्ता, मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। आज के इस वन शॉट वीडियो में हम लोग सीबीएसई टर्म 2 क्लास 10th के 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज फर्स्ट चैप्टर सर्कल, सेकंड चैप्टर जो हम इसमें डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, एंड थर्ड चैप्टर कंस्ट्रक्शन। तो जैसे कि हम लोगों के एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं और अब हमें जस्ट ज़रूरत है इन टॉपिक्स के रिवीजन की, तो ये वीडियो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर सर्कल। देखो, सर्कल टॉपिक हम लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा था। 9th क्लास में इसका कुछ पार्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन, कोड से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स, उसके अलावा एंगल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट, ये हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था। इसके बाद सीकेंट और टेंजेंट का जो पार्ट बचा हुआ था वो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं। देखिए, टेंजेंट क्या होती है, सीकेंट क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी सर्कल में हमें पता है सर्कल की डेफिनेशन क्या है कि सर्कल उन सब पॉइंट्स का कलेक्शन है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रखे होते हैं या इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। मतलब कुछ पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए ये सारे पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स जो हैं वो इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। तो इन पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो क्या है, सर्कल है। और ये जो फिक्स पॉइंट है ये क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। अब हम बात करें अगर आपसे टेंजेंट और सेकेंट के बारे में, तो देखिए टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए आगे निकल जाए। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे और टच करते हुए सीधी आगे निकल जाए, इस टाइप से, तो ये लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी। सही है। अगर यही लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करते हुए आगे बढ़े, कोई एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती हुई निकल जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। ये लाइन क्या होती है, सीकेंट। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि सर कोड जो होती है वो भी तो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है, फिर कोड में और सीकेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो कोड जो होती है उसकी लाइंस, उसकी लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है। कोड एक लाइन सेगमेंट होता है, जबकि सीकेंट क्या है, एक लाइन है, ये एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है, जबकि कोड की लेंथ कैसी होती है, फिक्स होती है। सही है। अब हम आपसे बात करेंगे कि किसी भी सर्कल पे कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनाई जा सकती है। हम पहले बात करेंगे टेंजेंट्स के बारे में कि कोई सर्कल अगर हमारे पास है तो उस पर कितनी टेंजेंट हम बना सकते हैं। तो सर्कल पे कितनी टेंजेंट बनने वाली ये डिपेंड करता है कि किस पॉइंट से आप टेंजेंट बनाने वाले हो। अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे हो जो कि सर्कल पे लाई करता है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है, तो देखिए मान लीजिए सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट पी है, तो यहां से आपके पास केवल एक टेंजेंट बनेगी, केवल एक ऐसी लाइन होगी जो एक पॉइंट पे इसको टच करते हुए आगे बढ़ जाएगी। सही है। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है और आप चाहते हैं कि इस पॉइंट पे टेंजेंट बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इस पॉइंट से कोई भी लाइन पास करवाएंगे तो वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करेगी। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक भी टेंजेंट नहीं मिलने वाली। तो देखिए यहाँ पे इफ अ पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल देन इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। जबकि अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है देन वन टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू दिस पॉइंट कैन बी ड्रॉन। तो इस सर्कल पे एक टेंजेंट बनाई जा सकती है। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, मान लीजिए पॉइंट पी बाहर है सर्कल के और आपको यहाँ से टेंजेंट बनानी है, तो आप यहाँ से इस टाइप से दो टेंजेंट बना सकते हो। सही है। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो कितनी टेंजेंट बन जाएगी, दो टेंजेंट बन जाएगी। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि टेंजेंट क्या है और आप सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट बना सकते हो। अब टेंजेंट से रिलेटेड हमारे सिलेबस में दो थ्योरम्स दी गई है, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट थ्योरम जो हमारे सिलेबस में है वो है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखिए कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे कि अगर कोई सर्कल है, अगर किसी एक पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट बनाई है तो ये टेंजेंट जो होगी उस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होती है। ये जो टेंजेंट है वो उस रेडियस के परपेंडिकुलर है जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होती है। मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सही है। अगर हम इसका प्रूफ देखें तो इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट काम में आता है, वो देखिए। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है एल और एक पॉइंट है पी। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस पॉइंट पी से लाइन एल की डिस्टेंस क्या है, तो अगर आप अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्टेंस लोगे
अगर आप लाइन एल पे अलग अलग पॉइंट लोगे और वहां से डिस्टेंस निकालोगे पी की, तो डिस्टेंस कैसी आएगी, अलग अलग आएगी। लेकिन इन सब डिस्टेंस में वो डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर है पॉइंट पी से इस लाइन एल की, वो डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर है वो हमेशा कैसी होती है, शॉर्टेस्ट होती है। ये 90 डिग्री एंगल पे है तो ये शॉर्टेस्ट लेंथ है। इसके बाद आप इधर कोई सी भी लेंथ लोगे तो वो हमेशा इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। बस इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए हम इसका प्रूफ करते हैं। देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको। ये सर्कल दिया हुआ है आपको जिसका सेंटर ओ है और इस पे पॉइंट पी पे एक टेंजेंट बनाई गई है। हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, एंगल ओ पी क्यू या ओ पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट क्यू लिया हुआ है ना, आप चाहे तो एक से ज्यादा पॉइंट भी यहाँ पे ले सकते हैं, बट एक लेके उससे आप ये प्रूफ कर देंगे कि ये ओ से जो पी की डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि पॉइंट ओ से पी की जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट है, तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो कैसे, सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट इस बी को भी कंसीडर करता हूँ, ओ से बी को ज्वाइन करूँ तो ये जो लेंथ ओ बी आएगी, क्या ये रेडियस से ज्यादा होगी क्या, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा रेडियस, और ये रेडियस प्लस कुछ है तो ये भी कैसी है, रेडियस से ज्यादा है। ऐसे अगर मैं ओ क्यू की बात करूँ तो ये भी कैसी लेंथ है, रेडियस से ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस प्रॉपरली ओपी की बात करो तो क्या ये रेडियस के बराबर है क्या, तो बाकी सब लेंथ तो रेडियस से ज्यादा आ रही है लेकिन ओपी रेडियस के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो लेंथ ओपी है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उन सभी डिस्टेंस से जो कि पॉइंट ओ से इस लाइन ए बी पे ली गई है। सही है, तो ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इस वजह से हम ये बोल पाएंगे कि ओपी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर आपको इसका प्रूफ लिखना है तो देखिए प्रूफ में हम सिंपली एक ही पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, है ना, इसको भी हटा देते हैं भले, कोई दिक्कत नहीं है। केवल इस पॉइंट क्यू को कंसीडर किया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर प्लस आर क्यू। अब ओ क्यू जो है वो ओ आर प्लस आर क्यू का सम है, या मैं इसको लिख दूं आर प्लस आर क्यू। तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि ओ क्यू जो होगा वो आर से, ओ क्यू जो होगा वो आर से ज्यादा होगा या ओ आर से ज्यादा होगा। ओ क्यू जो है वो किससे ज्यादा होगा, ओ आर से ज्यादा होगा। और ओ आर जो है वो ओ पी के बराबर है क्या, क्योंकि ओ आर एंड ओ पी दोनों क्या है, रेडियस है। तो आपने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया कि जो ओ क्यू लेंथ है वो ओ पी से ज्यादा है। अब आप इसके बाद दो लाइन लैंग्वेज की फॉर्म में लिख के इसको कंक्लूड कर सकते हो। इसमें लिख देंगे कि भाई डिस्टेंस ओपी इज शॉर्टेस्ट among all distances from point O to the line AB. So OP distance will be perpendicular. So angle OPB या OPQ equals to 90 डिग्री। क्लियर है। सेकेंड थ्योरम जो हमारे सिलेबस में है वो है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। देखिए सेकेंड थ्योरम क्या दी हुई है सिलेबस में कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहाँ से आपने इस सर्कल पे ए और बी पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए और इसका सेंटर है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट की लेंथ है पी ए एंड पी बी ये आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इस टाइप से कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ओ से बी को मिला देते हैं, ओ से ए को मिला देते हैं एंड ओ से पी को ज्वाइन कर देते हैं। सही है। अब हमने एक चीज देखी है यहाँ पे कि अगर ये पी ए टेंजेंट है तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है या ये जो रेडियस है ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। कहने का मतलब ये एंगल कितना जाएगा, 90 डिग्री। सेम ऐसे ही ये वाला एंगल भी कितना जाएगा, 90 डिग्री। ये दोनों रेडियस के बराबर होनी चाहिए और ये लाइन कैसी दोनों में कॉमन है। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करें तो ट्राइंगल एपीओ एंड ट्राइंगल बीपीओ आर कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस क्राइटेरिया, राइट हाइपोटेनियस साइड। सही है। अगर इसके प्रूफ को लिखें, देखें यहाँ पे
इन ट्राइंगल एपीओ एंड ट्राइंगल बीपीओ। एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OAP। यहां पे आएगा एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन लिख देंगे। इसमें रीजन क्या लिखेंगे? द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसके बाद हाइपोटेनियस OP इक्वल्स टू OP, ये कॉमन है दोनों में, एंड साइड OA इक्वल्स टू OP रेडियस बाई RHS रूल। ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPO बाई CPCT AP इक्वल्स टू BP। सही है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल है। आसान सा प्रूफ है इसका। यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। अगर इसी को देखें, इसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसीज हैं, तो बाई CPCT हमें यहाँ से एक रिजल्ट और मिलता है कि ये जो एंगल A बन रहा है और ये जो एंगल B बन रहा है दोनों ट्राइंगल्स में, सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल P बन रहा है और ये जो एंगल P बन रहा है दोनों आपस में इक्वल हैं। कहने का मतलब है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपस में कैसे हैं? इक्वल है। सही है। एंगल APO एंड एंगल BPO, एंगल APO एंड एंगल BPO ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए और उस एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया जाए, तो सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो दोनों टेंजेंट्स के बीच बनने वाले एंगल की एंगल बाइसेक्टर लाइन होगी। सही है। ये यहाँ पे हमने ये लिखा है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। वो सेंटर पे जो है, जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी वो कैसे होगी? इक्वल होगी। एंड सेकंड वाली लाइन में हमने लिखा है कि ये लाइन जो है OP, ये इन दोनों टेंजेंट्स के बीच बनने वाले एंगल की बाइसेक्टर लाइन होगी। तो ये रिजल्ट याद रखिए, सीधे रिजल्ट कई बार काम आता है कि अगर आप किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बना रहे हैं और इसी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट बात करेंगे हम इसमें कॉमन टेंजेंट्स के बारे में कि अगर आपको दो सर्कल गिवन है तो उन पे कितनी कॉमन टेंजेंट्स बनाई जा सकती है। सही है। तो देखिए, जब दो सर्कल्स को लेके कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4-5 पॉसिबिलिटी है, जिसमें पहली पॉसिबिलिटी जो है, केस 1, हमने मान लिया दो सर्कल है जिनके सेंटर O1 O2 है और दोनों सर्कल जो है वह डिसजॉइंट है, दोनों सर्कल अलग अलग है, ना तो वो एक्सटर्नली कट करते हैं ना टच करते हैं। और अब हम यहाँ पे देखें कि कितनी टेंजेंट बना सकते हैं। तो देखिए, दो टेंजेंट तो हमारे पास इस टाइप से बन जाएगी और दो टेंजेंट क्रॉस में से बन जाएगी। कुल मिला के अगर दो सर्कल डिसजॉइंट है या एक्सटर्नली दोनों अलग अलग है, ना तो एक दूसरे को टच करते हैं ना एक दूसरे को कट करते हैं, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ 4 टेंजेंट्स बनेगी आपके पास, जिसमें से दो जो होगी वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी और दो जो होगी वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी। सही है। ये जो टेंजेंट्स होती है इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सही है। तो इस कंडीशन में हमारे पास कितनी टेंजेंट्स बनती है? 4 टेंजेंट्स। दूसरी बात, अगर यहाँ से एक और रिजल्ट निकालें तो देखिए, अगर इन दोनों सेंटर्स को मैं ज्वाइन करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये R1 है और दूसरे की रेडियस कितनी है? R2 है। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट और मिलता है कि O1 O2 दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से ज़्यादा होती है। देखिए, ये R1 ये R2, तो R1 प्लस R2 तो इतना सा ही पार्ट है, जबकि O1 O2 ये पूरा पार्ट है। तो अगर दो सर्कल पे 4 टेंजेंट बनी हुई है या कोई भी दो सर्कल है उस पर 4 कॉमन टेंजेंट बनती है, तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें मिलता है कि दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा दोनों रेडियस के सम से ज़्यादा होगी। दूसरा केस लेते हैं जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो। फर्स्ट केस में क्या था? दोनों सर्कल डिसजॉइंट थे। सेकंड केस में हमने क्या किया है? दोनों सर्कल को इस टाइप से बना दिया जब एक पॉइंट पे दोनों सर्कल टच कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि कॉमन टेंजेंट कितनी बनाई जा सकती है।
तो देखिए दो टेंजेंट तो पहले की तरह बन जाएगी और एक टेंजेंट इस टाइप से बन जाएगी। तो हमारे पास इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट बनेगी वो कितनी होगी 3। प्लस यहाँ से अगर एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करें रेडियस में और सेंटर्स के बीच डिस्टेंस में, तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है O1 O2 ये किसके बराबर आ जाएगी R1 प्लस R2 के। क्लियर है? तो कभी आपसे ये वाली कंडीशन देके पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होगी, या नंबर ऑफ टेंजेंट देके ऑब्जेक्टिव में आपसे इस टाइप की कोई चीज पूछी जा सकती है। नेक्स्ट केस लेते हैं जब दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हो। इस बार दोनों सर्कल एक दूसरे को इस टाइप से कट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछी जाए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो देखिए दो टेंजेंट्स इस टाइप से बन जाएगी जैसे पहले बन रही थी। अब इनडायरेक्ट टेंजेंट यहाँ पे एक भी नहीं बनेगी, तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हमारे पास है यहाँ पे 2। दूसरी बात अगर रिजल्ट निकालें एक, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है O1 O2। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस R1 और इसको ज्वाइन कर दूं तो रेडियस कितनी है R2। अब हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सम जो होता है वो थर्ड साइड से ज़्यादा होता है। कुल मिला के हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि दोनों रेडियस का जो सम होगा वो दोनों सेंटर्स के बीच जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन से बन जाता है कि मान लीजिए अगर दो सर्कल हैं और उनके ऊपर 3 कॉमन टेंजेंट बन रही है, तो बताइए वो सर्कल कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, डिसजॉइंट होंगे, इंटरनली टच कर रहे होंगे, है ना। तो हम इन चीज़ों से रिलेट करके आंसर दे सकते हैं इसे। फोर्थ केस लेते हैं जब ये सर्कल इंटरनली टच कर रहे हो, एक सर्कल जो है वो दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है। तो अगर यहाँ पे कॉमन टेंजेंट्स की बात करें तो सिंपली एक ही टेंजेंट बनेगी आपके पास, सही है। और एक रिजल्ट निकालना चाहिए यहाँ से, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है R1 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है R2। ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस। कुल मिला के ये जो O1 O2 है ये किसके बराबर आ जाएगा R1 माइनस R2 के, सही है। तो ये कंडीशन हमें कब मिलती है जब सर्कल इंटरनली टच कर रहे हो और या फिर उनमें केवल एक ही कॉमन टेंजेंट बन रही हो। लास्ट केस, अगर एक सर्कल कंप्लीटली दूसरे के अंदर लाई करता है, ना तो टच करता है इंटरनली और ना ही उसको कट कर रहा होता है, तो इस कंडीशन में आपको एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं मिलती है। तो ये थ्योरी थी जो हमारे सिलेबस में है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, आपको उस टेंजेंट की लेंथ चाहिए जो कि ड्रॉ की गई है कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे। एक सर्कल है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन पढ़ के हम डायग्राम बनाएंगे। अगर डायग्राम हमने सही से बना लिया तो वहां से हमें फिर दिखने लग जाएगा कि हमें इसके बाद क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम क्रिएट करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट बनानी है हमें जिसकी लेंथ चाहिए। ये टेंजेंट कहां से ड्रॉ की गई है, फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। इसके सेंटर से, ये सेंटर O है, यहाँ से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट था P मान लीजिए इसको, यहाँ से टेंजेंट बनाई गई है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। और इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 6। हमें पता है कि टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं इसमें 8 और 6 देख के सीधा आंसर 10 लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखो ध्यान से तो ये 8 सेंटीमीटर तो क्या है हाइपोटेनस है यहाँ पे, और 6 क्या है परपेंडिकुलर है। आपसे टेंजेंट की लेंथ पूछी गई है, आपसे AP पूछा गया है जो कि बेस का काम करता है यहाँ पे। फ्रॉम ट्राइंगल APO बाय पाइथागोरस थ्योरम AO स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर। सही है। AO की लेंथ कितनी दे रखी है 6, AP आपको चाहिए एंड OP दे रखा है 8, तो AP स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 माइनस 36 या 28। तो AP कितना आ जाएगा अंडर रूट 28।
2√7 सेंटीमीटर। अब बोर्ड में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले यहाँ पे जैसे लेंथ दे गई है सेंटीमीटर में, तो जो लेंथ आ रही है आपकी, आप उसमें भी यूनिट लगा के आए, ऐसा नहीं है कि इसको डायरेक्ट छोड़ के आ जाएं। दूसरी बात, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि कोई सा भी टॉपिक हो, आंसर हमेशा कंक्लूड करके आए एक लाइन में। आपने यहाँ तक लिख दिया तो इसके बाद एक लाइन लिख के आए, हेंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज दिस। सही है? तो उससे क्या है कि जब कोई भी जो कॉपी चेक करते हैं तो सीधा आंसर अगर दिख जाए ना हमें, या अगर आपने फाइनल आंसर लास्ट में लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन नहीं होता कभी भी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आंसर आपके आया है उसको लास्ट एक लाइन में जरूर लिख के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है आपको जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। मतलब इस टाइप से बना हुआ है, एक सर्कल जो है इसकी चारों साइड्स को टच करेगा। मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स का जो सम होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए ध्यान से, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? कि अपोजिट साइड का सम बराबर है, मतलब AB प्लस CD जो है वो किसकी इक्वल है? AD प्लस BC के। AB प्लस CD किसके बराबर है? AD प्लस BC के। अब देखिए ध्यान से, अगर हम देखें ध्यान से तो ये पॉइंट A जो है वो इस सर्कल के लिए किसी एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है जहां से ये दो टेंजेंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ नाम दे दूँ PQRS, तो इस पॉइंट A से AP एंड AS क्या होगी? टेंजेंट्स होगी। ऐसे B से BP एंड BQ क्या है? टेंजेंट से। C से CQ एंड CR भी क्या है? टेंजेंट से। तो इसको लिखेंगे कैसे? प्रूफ, we know that length of tangents from external point to the circle are equal। हमें पता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट बनाए जाते हैं उनकी लेंथ आपस में कैसी होती है? इक्वल होती है। तो अब हम क्या करें? सीधे लिख दें AP बराबर, सो AP बराबर AS, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे B से टेंजेंट बनाएंगे तो BP किसकी इक्वल हो जाएगा? BP बराबर BQ, इक्वेशन नंबर 2। सेम ऐसे अगर C से टेंजेंट बना रहे हैं हम लोग तो CR किसके बराबर हो जाएगा? CQ। ऐसे D से टेंजेंट बनाएंगे तो DR किसके इक्वल हो गया? DS के। 4 इक्वेशन आ गए। अब क्या करें? इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दें। अगर चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे बाय एडिंग all 4 equations, we find that AP plus BP plus CR plus DR equals to AS plus BQ plus CQ plus DS। अगर इनको ऐड करें तो हमें पता है AP प्लस BP क्या बना देगा? AB। CR प्लस DR ये क्या बन जाएगा? CD। AS प्लस DS क्या बन जाएगा? AD। और वो क्या बन जाएगा? BQ। हेंस प्रूफ। सही है? तो हमने जस्ट क्या किया है, ये चारों पॉइंट देखें। इन चारों पॉइंट से हमने क्या किया? देखे यहाँ पे तो ये दोनों टेंजेंट्स का काम करेगी। ये दोनों लेंथ कैसी हो जाएगी? आपस में इक्वल हो जाएगी। ऐसे ही दोनों भी इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, और ये दोनों लेंथ भी आपस में इक्वल। अपोजिट का जैसे सम करेंगे तो यहाँ से अगर देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इधर भी क्या रहा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेंथ आपस में क्या जाएगी? इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इन फिगर इफ एंगल AOB,
ये जो एंगल AOB है वो कितना दिया हुआ है आपको 125, आपको प्रूफ करना है, सॉरी आपको एंगल COD फाइंड करना है, एंगल COD जो है आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक चीज देखें, अभी मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को जब सेकंड थ्योरम प्रूफ की थी कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट बनाते हैं तो इस सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो एंगल बाइसेक्टर का काम करती है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को काम मिले तो इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर इस एंगल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा a/2 और ये भी कितना हो जाएगा a/2। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये दो टेंजेंट है और ये सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है। सेम ये कितना हो जाएगा b/2 और ये भी कितना आ जाएगा b/2, ये c/2 d/2 और ये भी c/2। सही है। अब आपको एंगल AOB पता है और एंगल DOC चाहिए, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या करें, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल AOB a/2 प्लस b/2 प्लस 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसे ही इन ट्राइंगल COD, इस COD ट्राइंगल में अगर देखें तो c/2 प्लस d/2 प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को जैसे आपने ऐड किया, देखिए ध्यान से a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस d/2, इसके अलावा 125 प्लस एंगल COD बराबर कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अब COD हमें चाहिए, ये हमें पता है, दिक्कत किसकी है a/2 b/2 c/2 एंड d/2 की। हमें पता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना आता है 360। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो कितना आ गया 360, तो इसका हाफ कितना आ जाएगा 180, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 180। तो 180 प्लस 125 प्लस एंगल COD बराबर 360। अगर इसको माइनस करें तो एंगल COD कितना आ जाएगा 180 माइनस 125 या 55 डिग्री। सही है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें और सीखने को मिलती है कि एंगल COD प्लस 125 मतलब इन दोनों का जो सम आ रहा है ना वो 180 आ रहा है। तो ये दोनों एंगल्स हमेशा एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं, ये एंगल्स हमेशा एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। इस रिजल्ट को आपसे सीधे सीधे इसको प्रूफ भी कराया जा सकता है कि अगर एक कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उसकी अपोजिट साइड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी वो एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। सही है। तरीका उसको प्रूफ करने का यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQR is a right triangle with PQ equals to 12. PQR एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है जहां पे एंगल Q कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। PQ की लेंथ दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। PQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, QR इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। A circle with center O is inscribed in triangle this and radius of circle is x सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए एक ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल जिसमें एंगल Q 90 डिग्री है और दोनों लेंथ जो है वो आपको दे रखी है 12 एंड 5। आपको इस ट्राइंगल के अंदर जो इन सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस फाइंड करनी है। चलो सीखते हैं क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले तो हम ये वाली लेंथ फाइंड कर लेते हैं एक बार के लिए। सही है। फ्रॉम
राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर बराबर अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, या हम सब जानते हैं इस चीज़ को कि 5 12 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13। अब एक चीज़ देखिए, हमें पता है कि अगर सेंटर से कॉन्टेक्ट पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो 90 डिग्री बनता है। ऐसे ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है ही सही, तो ये भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो फिगर है ओ ए क्यू बी, ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री है और एडजेसेंट साइड भी इसकी बराबर है, तो ये भी x और x हो जाएगी। अगर ये लेंथ x है, ये टोटल लेंथ 5 था, तो ये कितना बचेगा 5 माइनस एक्स। ऐसे ही ये लेंथ x है, ये 12 था, तो ये कितना बचेगा 12 माइनस एक्स। अब हमें पता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, मतलब r से जो दोनों टेंजेंट होगी ये बराबर होगी। ये 5 माइनस एक्स है, तो ये भी कितनी आ जाएगी 5 माइनस एक्स। ये 12 माइनस एक्स है, तो ये भी कितना आ जाएगा 12 माइनस एक्स। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, पी आर ये किसकी इक्वल होना चाहिए, पी सी प्लस सी आर के। पी आर कितना आ चुका है हमारे पास 13, पी सी की वैल्यू हमें पता है क्या, कितनी आ रही है यहाँ से 12 माइनस एक्स, एंड सी आर कितना मिल रहा है हमें यहाँ से 5 माइनस एक्स। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इसके इन सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A circle touches the side BC of a triangle ABC at point P and touches AB and AC when produced at point Q and R respectively. Prove that AQ equals to half of perimeter of triangle ABC. चलो देखते हैं। एक सर्कल है जो ट्राइंगल ABC को पॉइंट P पे टच करता है, और इस AB और AC को अगर प्रोड्यूस किया जाए तो Q और R पे मिलता है। आपको प्रूफ करना है कि जो AQ है ना वो इस पेरीमीटर ABC का, इस ट्राइंगल ABC के पेरीमीटर का हाफ है। सही है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, इस पॉइंट C से अगर बात करें तो ये दोनों टेंजेंट का काम करेगी क्या, यहाँ पे C एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए जहाँ से दोनों क्या है टेंजेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि CR जो है वो किसके बराबर होगा CP के बराबर हो जाएगा। ऐसे पॉइंट B से अगर देखें तो BP किसके बराबर हो जाएगा BQ के बराबर हो जाएगा। चलिए इसको प्रूफ करते हैं अब। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर क्या लिखेंगे इसको AB प्लस BC प्लस CA। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC को क्या लिखें AB प्लस BC प्लस CA। एक काम करते हैं, इस BC को ना BP प्लस PC लिख देते हैं, या BP प्लस CP प्लस CA। अब हमने भी देखा है कि ये जो BP लेंथ है ये किसके बराबर होगी BQ के, तो इसकी जगह क्या लिखा जाए BQ। ऐसे ये CP की जगह क्या लिख दिया जाए CR प्लस AC। अब AB प्लस BQ जो है ये मिलके क्या बनाएगी लेंथ AQ बना लेगी क्या। ऐसे CR प्लस AC ये मिलके क्या बनाएगी AR, क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट A जो है ये भी इस सर्कल के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से AQ एंड AR किसका काम करेगी टेंजेंट का। तो AQ एंड AR आपस में कैसी हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। इस वजह से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ AQ। कहने का मतलब AQ जो होगा वो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, दो सर्कल हैं और दोनों कैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब ऐसा सर्कल या ऐसे सर्कल जिसका सेंटर कैसा हो सेम हो। तो दो सर्कल हैं जिनकी रेडियाई 4 एंड 5 है और कॉन्सेंट्रिक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। ये बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच कोड, उस कोड की लेंथ बताइए जो कि दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट है।
तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊंगा तो ये इस सर्कल के लिए कोड नहीं बन सकते। इसका मतलब पॉसिबिलिटी यही है कि इस वाले सर्कल पे एक टेंजेंट बनाई जाए ताकि ये बड़े वाले सर्कल के लिए किसका काम करे, कोड का काम करे। मैं मान लेता हूँ इसको ए बी। अब हमें इनकी रेडियस पता है, इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 4 और इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 5। हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊंगा तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। आपको क्या चाहिए, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड। इस कोड की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब ए बी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। बड़ा आसान हो गया है। तो इसको पॉइंट पी ले लें, ये सेंटर ओ है, तो इस ट्राइंगल अगर ओपी ए से देखें, इस ट्राइंगल ओपी ए से देखें तो क्या हमें एपी मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें एपी मिल जाएगा। और हमें पता है कि एपी का डबल ही किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए पी बाई पाइथागोरस थ्योरम ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर बराबर एओ स्क्वायर, या एपी बराबर कितना जाएगा अंडर रूट एओ स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर, या 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर, बिकॉज ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए पी। और ए पी की लेंथ हमारे पास आ चुकी है 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ए बी कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इन फिगर कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी टू टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। देखिए ध्यान से, इसमें आपको गिवन है कि 2 सर्कल है और इनकी जो कॉमन टेंजेंट्स बनाई गई है ये कहाँ मीट करती है, पॉइंट ई पे मिलती है। ये पॉइंट ई दिया हुआ है। प्रूफ कीजिए कि ए बी और सी डी की लेंथ जो होगी वो बराबर होगी। टू प्रूव ए बी बराबर सी डी। अब देखिए, हमें एक चीज पता है कि पॉइंट ई जो है वो इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दोनों टेंजेंट का काम करेगी, तो दोनों लेंथ आपस में कैसी आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ऐसे ही पॉइंट ई से दोनों टेंजेंट का काम करेगी तो दोनों लेंथ भी आपस में कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो अगर हम देखें ए बी को तो फर्स्ट और सेकंड से मिलके बनी हुई है और सी डी भी फर्स्ट और सेकंड से मिलके बनी हुई है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी और सी डी आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी, है ना। सही है, इसको लिख देते हैं। देखिए लिखेंगे कैसे इसको। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि ये लेंथ इसके बराबर है और ये लेंथ इसके बराबर है। इसके पीछे रीजन क्या है कि टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होती है, तो पहले वो स्टेटमेंट लिखेंगे हम जिसकी वजह से ये चीजें हो पा रही है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम external point to the circle are equal. So EA बराबर EC and ED बराबर EB। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे यहाँ से, ई ए प्लस ई बी बराबर ई सी प्लस ई डी। ये मिलके क्या हो जाएगा ए बी और ये कितना हो जाएगा सी डी। सही है। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स व्हेन द टू सर्कल्स आर टच ईच अदर एक्सटर्नली। देखिए आपसे बोला गया है कि जब 2 सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें तो बताइए कितनी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होगी। तो हमें पता है इस कंडीशन में कितनी टेंजेंट बनती है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले इस पॉइंट को। 2 और 1, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी आ जाएगी 3। सही है। नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू होता है हाइट एंड डिस्टेंस। अब हम जो बात करेंगे किसके बारे में, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में अगर बात की जाए तो क्या क्या चीज़ें काम में आने वाली। फर्स्ट थिंग, ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोगों ने टर्म 1 में तैयार किया था टॉपिक, उसका कुछ पार्ट
उसके जो बेसिक रेशियोज होते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, साइन थीटा जो होता है पी बाई एच के बराबर होता है, वो सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पे काम में आने वाली है। तो हम लिख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें काम में आने वाली है। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, कोस थीटा क्या होता है बी बाई एच, टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी। बेसिकली तो हमारा काम इन्हीं से हो जाता है ना, बट फिर भी अगर जरूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी एंड कोट थीटा बी बाई पी। एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लस वो जो टेबल हमने देखी थी 0 से 90 तक की वैल्यूज वाली, जिसमें 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे हम लोग वैल्यूज फाइंड करते थे। वो वैल्यूज हमें सारी याद होनी चाहिए, वो हमारे पास यहाँ काम आएगी। स्पेशली 30, 60, 45 इस पे जो 10 की वैल्यूज है वो तो हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में ये काम आता है 1030, 1060 एंड 1045। सही है। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे और आता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का। इसको समझते हैं ये क्या होता है। देखें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, और एक टावर है या एक पोल है, यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बी है ना, ये ए है और ये बी है। अगर आप इस पॉइंट ए से, या यहाँ पे कोई पर्सन है ना, ये बी ऑब्जेक्ट है, ये ए क्या है, कोई पर्सन है जो ए से बी की तरफ देखता है। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, या मान लीजिए यहाँ ए से बी की तरफ देखा जा रहा है, तो ये जो आई साइट है इसकी हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है। सही है। मान लीजिए आप यहाँ से इस चीज को देख रहे हो, ये ग्राउंड लेवल है ना, यहाँ से इसको देखोगे तो इस आई साइट का ये हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल है वही क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही है और यहाँ पे एक पर्सन बी है, वो इसको देखता है, वो इसको ऑब्जर्व करता है। तो अगर बी यहाँ से इस गाड़ी इस ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जर्व करता है तो वो इधर ऐसे देखेगा नीचे की तरफ। तो जब ये ऊपर से नीचे देखता है तो इसकी आई साइट का इसकी आईज के प्लेन के साथ, ना कि ये वाला एंगल, कई बच्चे गलतियां करते हैं इस चीज में, ये वाला नहीं, इस आई साइट का इस आईज के प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है। क्लियर। बाकी इस पे क्वेश्चंस करते हैं सीधे। इस टॉपिक में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डायग्राम क्रिएट करना, डायग्राम बनाना। जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है आप उसको अच्छे से रीड करके प्रॉपरली एक डायग्राम बना दीजिए। अगर आपने डायग्राम सही बनाया है तो 80% काम आपका वहीं हो गया। अगर डायग्राम सही बन गया तो फिर 80% चांसेस आपके वैसे हो गए कि आपका 100 मतलब क्वेश्चन आ जाएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। सही है। अगर डायग्राम ही गलत कर दिया तो फिर तो 100% वो गलत ही होना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ लेडर 15 मीटर लॉन्ग। एक लेडर है जिसकी लेंथ कितनी है, 15 मीटर है। जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल है, लैंग्वेज पढ़िए ध्यान से, एक वर्टिकल वॉल है, एक लेडर जो है वो जस्ट इसको टच करती है। 15 मीटर लॉन्ग, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। ये टॉप मान लो इस वॉल का, इसको जस्ट टच करती है। तो वॉल, एक लेडर जो होगी वो ऐसे होगी। ये लेडर जो है इसकी लेंथ कितनी है, 15 मीटर, और ये इस वॉल के टॉप को जस्ट टच करती है। यहाँ मान लीजिए पॉइंट ए है, इसको पॉइंट पी बोल दीजिए। इफ द लेडर मेक्स द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ कि ये लेडर जो है इस वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ना कि ग्राउंड के साथ। अगर ग्राउंड के साथ बोला जाता तब तो हम यहाँ बनाते। इसने बोला है कि ये जो लेडर है वॉल के साथ कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री का। तो वॉल की हाइट क्या होगी, इस वॉल की हाइट को क्या मान लीजिए आप, h मान लीजिए। इसको नाम दे देते हैं पॉइंट बी। अब एक बात बताओ, आपको ये वाला एंगल पता है, अगर इस एंगल की बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में आपको बेस पता है,
और हाइपोटेनियस पता है। जब बेस और हाइपोटेनियस पता होती है तो कौन सा रेशियो लगता है हमारे पास, कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इन ट्राइंगल ABP, अच्छा एक और चीज, जब भी आप सॉल्यूशन लिखें इसका, जब भी आप इसका एग्जाम में सॉल्यूशन लिखें तो जो चीजें आप अज्यूम कर रहे हैं ना उनको लिख दीजिए, है ना, उनको लिख दीजिए। मान लीजिए कि आपने से इस वॉल की लेंथ को क्या माना, हाइट को क्या माना, h माना है, तो इसको लिख दीजिए, लेट अज्यूम द हाइट ऑफ वॉल इज h, सही है, एंड लेडर P है, मेक्स एन एंगल विद वॉल 60 डिग्री। तो उस टाइप से आप थोड़ा सा जो भी चीजें अज्यूम कर रहे हो, एक्स वाई जो भी मान रहे हो ना, उसको आप लिख दो, पहले से मेंशन कर दो कि आपने किस चीज को क्या अज्यूम किया है। तो इन ट्राइंगल ABP cos 60 डिग्री लगा देते हैं। इस वाले एंगल के लिए बात करें तो बेस क्या हो जाएगा, AB, एंड हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी, AP। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। AB की लेंथ हमारे पास h जो हमें चाहिए, एंड AP हमें पता है 15, तो यहाँ से h कितना जाएगा, 15/2 या 7.5। अच्छा, लेंथ में जो भी यूनिट दी गई है उसको काम में ले लो, मीटर, है ना, तो इसको भी क्या लिख दें हम, मीटर, सही है। अब लास्ट फाइनली एक आंसर, एक लाइन में आंसर कंक्लूड कर देंगे कि हेंस द हाइट ऑफ वॉल इज 7.5 मीटर। आंसर पे हमेशा ब्लॉक बना दो, आंसर को हमेशा हाईलाइट करो। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शेडो ऑफ अ पॉल इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ पॉल। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पॉल है और इस पॉल की जो शेडो बनती है ग्राउंड पे, देखिए शेडो क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ से सनलाइट जो आने वाली होगी वो इसकी वजह से, जो सनलाइट रुकेगी उसकी वजह से इस वाले पोर्शन पे इसकी शेडो बनेगी। अगर ये पॉल है, इसको नाम दे देते हैं AB, ये सन से जो लाइट आ रही है इसकी वजह से, इस पॉल AB की वजह से इसकी जो शेडो बनेगी वो ये BC बनेगी यहाँ पे। अब आपको बोला गया है कि इस सन का एलिवेशन कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल आपको चाहिए, ये सन का एलिवेशन कितना होगा यदि शेडो ऑफ पॉल इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ पॉल, ये जो BC है वो किसके बराबर आ जाए, AB के बराबर आ जाए। तो आपको गिवन क्या है यहाँ पे, AB बराबर BC, और आपको ये वाला एंगल थीटा चाहिए, तो एक काम करें, टेन थीटा लगा दे। क्यों, क्योंकि आपको बेस और परपेंडिकुलर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC। आपको पता है AB एंड BC आपस में इक्वल है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। इसका मतलब जो सन का एलिवेशन होगा यहाँ पे वो कितना जाएगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन passing through the foot of a tower, 2 points C and D are at distance 4 meter and 16 meter from the foot respectively। अब देखिए ध्यान से क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू द फुट ऑफ अ टावर, एक टावर है, इसका फुट ही है, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, इसको नाम दे दो टावर को AB। एक लाइन है जो कि कहां से पास हो रही है, किसी टावर के फुट से। 2 पॉइंट C and D आर एट डिस्टेंस 4 and 16 फ्रॉम द फुट रेस्पेक्टिवली। 2 पॉइंट्स हैं C and D। C की जो डिस्टेंस है वो इस फुट से कितनी है, 4 मीटर, और इस D की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 16 मीटर। If the angle of elevation from C and D of the top of tower are complementary, अगर इस पॉइंट C और D से इस टावर के टॉप का जो एलिवेशन है, मतलब यहां से जब टॉप की तरफ देखोगे तो जो ये एंगल बनेंगे वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना जाएगा, 90 माइनस थीटा।
तो इसकी हाइट फाइंड करनी है आपको। मान लीजिए हाइट कितनी है h। तो जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, लेट हाइट ऑफ टावर या हाइट ऑफ टावर ए बी इज h मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम फुट पॉइंट बी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी एंड डी आर 4 एंड 16 मीटर, या लिख दो शॉर्ट में BC इक्वल्स टू 4 एंड BD इक्वल्स टू 16 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल ये एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा मान लिया आपने, क्यों, क्योंकि एंगल्स कैसे दिए हुए थे, कॉम्प्लीमेंट्री थे। तो आपके पास दो राइट ट्राइंगल बन गया अब यहाँ पे, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को यूज लेते हुए आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, h की। फ्रॉम ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में 90 माइनस थीटा, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर h अपॉन 4। tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, h अपॉन 4, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोट थीटा के बराबर होता है क्या, ऐसा पढ़ा है हम लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वहाँ हमने देखा था कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के, sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा के, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के। तो इसी टाइप से हमने tan 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख दिया, कोट थीटा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, इस बड़े वाले ट्राइंगल से, फ्रॉम ट्राइंगल ADB tan थीटा कितना हो जाएगा, AB अपॉन BD या h अपॉन 16। तो tan थीटा कितना हो गया, h अपॉन 16, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि tan और कोट जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan इंटू कोट थीटा बराबर 1, सही है, या tan बराबर 1 अपॉन कोट थीटा। तो कोट थीटा और tan थीटा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। tan थीटा कितना आ गया, h अपॉन 16, और ये कितना आ गया, h अपॉन 4 बराबर 1। तो h स्क्वायर बराबर 64, h की वैल्यू क्या जाएगी, 8 मीटर। h कितना जाएगा, 8 मीटर, सही है। तो इसको कभी जनरलाइज फॉर्म में भी दिया जा सकता है, आपको बोला जा सकता है कि कोई भी दो पॉइंट्स हैं ग्राउंड पे जो कि A डिस्टेंस और B डिस्टेंस पे है, और एंगल्स जो बनते हैं यहाँ से वो कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं, तो हाइट बताइए। तो हाइट क्या हो जाएगी, अंडर रूट AB के बराबर हो जाएगी। यहाँ से क्या है, A और B, तो h स्क्वायर किसके बराबर आ गया, AB के, या h बराबर अंडर रूट AB। यहाँ से अगर डेटा दिया हुआ था 416, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट अ पॉइंट 820 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक। अब ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। एक लेक है यहाँ पे, इस लेक से कोई पॉइंट है जो 20 मीटर अबव है, इसके ग्राउंड से या इसके वाटर लेवल से 20 मीटर अबव। ए, एट अ पॉइंट A 20 मीटर अबव द लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। कोई क्लाउड है यहाँ पे, मान लो कोई क्लाउड है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। एक पॉइंट ए जो कि इस वाटर लेवल से 20 मीटर अबव है, यहां से किसी क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट ए इज 60 डिग्री। अब आगे बोला गया है कि इसी क्लाउड का इस लेक में, इस वाटर में जो रिफ्लेक्शन बनता है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पॉइंट ए से जो बनता है वो 60 डिग्री है। जरा देखिएगा ध्यान से, हमें पता है कि ये जैसे वाटर लेवल है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो कहाँ बनेगा, 10 मीटर डेप्थ में बनेगा। जितना हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्शन उतनी ही ज़्यादा डेप्थ में बनता है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ इस क्लाउड के लिए, तो इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बनेगा इस वाटर में यहाँ कहीं बनेगा, और इस रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है आपको वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब एक चीज देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 20।
इसको कुछ मान लीजिए आप h। तो वाटर लेवल से इस क्लाउड की हाइट कितनी है 20 प्लस h, तो इसकी डेप्थ भी कितनी होगी रिफ्लेक्शन की 20 प्लस h। अब आपको फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए से इस क्लाउड की डिस्टेंस चाहिए, मतलब आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अब ये वाली डिस्टेंस हमें कब मिलेगी, जब पहले किसकी वैल्यू निकालें, h की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर h हमें मिल गया तो फिर इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, सही है। यहां नाम दे देते हैं a, इसको नाम दे देते हैं b, यहां c लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं d, सही है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा h अपॉन x, h अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू पता है हमें 1/√3 होती है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से h√3, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे एक दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ABD। फ्रॉम ट्राइंगल ABD tan 60 डिग्री बराबर, अगर ये वाला एंगल कंसीडर किया तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा, और इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक 20 प्लस 20 प्लस h, मतलब 40 प्लस h डिवाइड बाई बेस कितना आ जाएगा x। तो √3 बराबर 40 प्लस h अपॉन x, तो x √3 बराबर 40 प्लस h, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम x की और h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर दें। अगर यहाँ h √3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 3h बराबर 40 प्लस h, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20 मीटर। h कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, सही है। अब आपको पता है कि ये 20 है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो क्या AC लेंथ निकाली जा सकती है क्या। AC लेंथ निकालने के लिए हम क्या करें, इस ट्राइंगल ABC में देखो परपेंडिकुलर हमें पता है और हाइपोटेन्यूस आपको चाहिए, मतलब साइन थीटा काम में ले ले। इन ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब AC। तो साइन 30 की वैल्यू पता है आपको 1/2 होती है। अच्छा, h की वैल्यू 20 आ चुकी है और AC, तो AC कितना जाएगा जस्ट 40। कहने का मतलब इस पॉइंट A से इस क्लाउड की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी 40 मीटर। क्लियर। तो मेन चीज जो थी ना वो है डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम आपने सही से बना दिया तो फिर तो आपको सिंपली क्या करना है, जितने भी ट्राइंगल्स बनते हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, उसमें जनरली टेन थीटा लगाना है ना, मैक्सिमम केसेस में टेन थीटा लगाना है। इस वाले क्वेश्चन को देखें, टू शिप आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए ये बोला गया है कि एक लाइट हाउस है, दो शिप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं इसके पास, एक इधर मान लो ए, एक इधर आ रहा है बी, और इस शिप के टॉप से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 एंड 45 डिग्री। ये बन रहा है 30 डिग्री और ये बन रहा है 45 डिग्री। एक बार फिर से पढ़ते हैं, टू शिप आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन से एक लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं, ये लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, इस लाइट हाउस के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं 30 एंड 45 डिग्री। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 100 मीटर, इन दोनों शिप के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है 100 मीटर। तो आपको बताना है कि इस लाइट हाउस की हाइट क्या होगी। मान लीजिए ये हाइट h है, इसको x मान लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस एक्स। दूसरी बात, अगर ये एंगल 30 है तो ये भी कितना आ जाएगा 30 और ये 45 डिग्री।
अब वापस से पिक्चर वही है, अगर आपने डायग्राम बना दिया तो दो ट्राइंगल है, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, दो वेरिएबल है आपके पास, एक x और एक h, और इन दोनों से आपको h की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल, नाम दे देते हैं इसको ACD, tan 30 डिग्री बराबर h अपॉन x, तो √3h बराबर x, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे, वो ट्राइंगल BCD, फ्रॉम ट्राइंगल BCD tan 45 डिग्री बराबर h अपॉन 100 माइनस एक्स। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 100 माइनस एक्स। अब आपको तो h की वैल्यू चाहिए ना, तो x की जगह क्या रख दो, √3h, तो h कितना आ गया, 100 माइनस √3h। थोड़ा सा और कैलकुलेट करेगा इसको, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, √3 प्लस 1 इंटू h, ये इधर चला जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू 100, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 100 अपॉन √3 प्लस 1। इसको रेशनलाइज कर लें, दोनों साइड √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, जस्ट 50 इंटू √3 माइनस 1। सही है, तो ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना आ जाएगा, 50 इंटू √3 माइनस 1। आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.732। अगर लैंग्वेज में मेंशन है, जैसे कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है लास्ट में कि √3 बराबर 1.732, तब तो फिर आपको पुट करनी ही है। अगर नहीं लिखा होता है तो एक बार के लिए आप फिर भी उसको रूट में छोड़ दीजिए, रेशनलाइज तो करना है आपको, बाकी अगर वैल्यू लिखी हुई है तो फिर आपको पुट करनी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। A man on a cliff observe a boat at an angle of depression 30 degree which is approaching the shore to the point immediately to the observe with a uniform speed। देखो, एक आदमी यहाँ क्लिफ पे, यहाँ कहीं चोटी पे बैठा हुआ है, और एक बोट जो है वो इसकी तरफ आ रही है, ये बोट इसकी तरफ आ रही है। ये ऑब्जर्व करता है कि इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वह कितना था, 30 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था इसका पॉइंट ए पे, वह कितना था, 30 डिग्री। 6 मिनट लेटर, 6 मिनट के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 मिनट के बाद इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो 60 डिग्री हो जाता है। ये वाला, ये 30 डिग्री था, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये जो बनेगा ये कितना हो जाएगा, जस्ट 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं, आफ्टर 6 मिनट। और ये जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है, एक बोट जो है वो इसकी तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है। 6 मिनट के बाद इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से बढ़ के 60 हो जाता है। तो आपको बताना है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू रीच द शोर। आपको बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में इसको टोटल टाइम कितना लगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो हमें पता है 6 मिनट लगे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमें और फाइंड करना है। इस पॉइंट को सी दे दो, इसको दे दो डी। अब एक्चुअल में आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है कि 6 मिनट लगे हैं, लेकिन ये तो एक्चुअल में डिस्टेंस है ना, तो हम इसको पहले डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, और डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसकी स्पीड को मानना पड़ेगा पहले। देखिए हम क्या करते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट x मीटर पर मिनट। मान लो ये बोट जो है ना वो x मीटर पर मिनट से आगे बढ़ रही है, तो 6 मिनट में डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 6 मिनट, 6 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, 6x। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 6x। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और मिल जाए तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे फिर, क्योंकि स्पीड तो हमें पता है ही सही। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, y, और इसकी हाइट को थोड़ी देर के लिए h अज्यूम कर लेते हैं।
सही है। अब हमारा टारगेट है कि हमें y जो है ना वो x की टर्म में मिल जाए कैसे भी करके। तो दो ट्राइंगल हमारे पास है, वापिस से खेल वही चलेगा, 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगानी है आपको इसमें। इन ट्राइंगल BCD tan 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, h/y, या h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 इंटू वाई। इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल ACD tan 30 डिग्री बराबर h/6x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1/√3। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, √3h बराबर 6x प्लस वाई। आपको क्या चाहिए कि y जो है वो x के टर्म्स में मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ से h की वैल्यू कितनी रख दो, √3y। अगर √3y रखूंगा तो यहाँ से 3y आ जाएगा, और y जरा के 2y बराबर 6x। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3x। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x। अब आपसे पूछा है कि ए से सी तक आने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो आप ये देखो कि ए से सी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 9x, और स्पीड कितनी है, x मीटर पर मिनट। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 9x, और स्पीड कितनी है x। तो x कैंसिल होके कितना जाएगा, 9 मिनट। क्लियर है बात। तो ए से सी तक पहुंचने में जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा हमें, 9 मिनट। तो ये जो क्वेश्चंस किए थे हमने, ये है हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड, हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन थे। और इन सब क्वेश्चन में जनरली एक ही पैटर्न चलता है कि आप सबसे पहले डायग्राम अच्छे से बना दो, उसके बाद जनरली ये होता है कि 2 ट्राइंगल्स बन रहे होते हैं, 2 बार ट्रिग्नोमेट्री आपको उसमें लगानी होती है, 2 वेरिएबल आपको उसमें अज्यूम करने होते हैं। अब लास्ट चैप्टर हमारा जो हम देखने वाले हैं आज, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में अगर हम हमारे सिलेबस की बात करें तो 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन हमारे सिलेबस में। पहला कंस्ट्रक्शन है किसी गिवन लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना, जिसके हमारे पास 2 मेथड हैं, दोनों मेथड में बताऊंगा आपको यहाँ पे। उसके बाद है किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना, किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना। अब टेंजेंट ड्रॉ करने में भी कुछ अलग अलग केसेज है, 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को एक गिवन रेशियो में डिवाइड करना। तो पहला देखिए, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इंटरनली इन 3:2। एक 10 सेंटीमीटर की लाइन लो और उसको 3:2 में डिवाइड करो। तो इसके हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, आपको 10 सेंटीमीटर की लाइन को 3:2 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन बना लोगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आपको लिखना है तो पहली स्टेप क्या हो जाएगी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि पॉइंट ए पर कोई भी एक एक्यूट एंगल बनाना है, अपने हिसाब से कोई भी एक एक्यूट एंगल बना दो, BAX। नाउ ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल BAX। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि इस लाइन AX पर, ये जो लाइन AX बनी है जो कि एक्यूट एंगल बना रही है, इस पे जिस जो रेशियो आपको गिवन है, जैसे 3 आपको गिवन है 3:2, तो आपको इस पर 3 + 2 5 इक्वल पार्ट्स लेने हैं। इसको 5 इक्वल पार्ट्स में आपको कन्वर्ट करना है, या इस पे 5 इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स लेने हैं आपको। जितना रेशियो दिया हुआ है उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पे 3:2 दिया हुआ था तो 3 + 2 5 पार्ट्स करेंगे। आप वो कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। आप क्या करेंगे, कंपास ओपन करेंगे, उसको यहाँ पे रख के रेंडमली अपने हिसाब से कोई भी लेंथ लेंगे और उसको एक बार ऐसे कट कर देंगे, पहला कट, फिर यहाँ रख के दूसरा कट, यहाँ रख के कंपास को दूसरा कट, फिर यहाँ रख के कंपास को तीसरा कट, फिर यहाँ चौथा कट, और फिर ये पांचवा कट। इसको नाम दे दो आप A1, A2, A3, A4, A5। बात समझ में आ गई। कंपास को ओपन करेंगे, यहाँ रखेंगे, पहला कट लगाएंगे, फिर यहाँ रख के दूसरा, सेम वही कट, ताकि ये सारे जो पार्ट्स है ना वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
अब आपको 3:2 में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इस पॉइंट बी को A5 से ज्वाइन कर दो, सही है। इस पॉइंट बी को किससे ज्वाइन कर दो, A5 से। अब आपको जिस रेशो में डिवाइड करना है, जैसे आपको 3:2 में डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट A3 पर एक लाइन बनाएंगे जो कि इस BA5 के पैरेलल है। मतलब A3 पे एक लाइन बनानी है आपको जो किसके पैरेलल है, BA5 के। अब पैरेलल लाइन बनाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, सीखना ध्यान से। मान लीजिए ये एक लाइन है और हमें इस पॉइंट P पर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसमें हम कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। हमें पता है कि अगर ये लाइंस पैरेलल है ना, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ कंपास रख के एक आर्क कट करेंगे। अब जितना आर्क यहाँ पे कट किया है आपने, उतना ही आर्क P पे लेके यहाँ कट कर देंगे। यहाँ पे कंपास का नोक रख के और इस टाइप से कट करेंगे, सेम उतना ही एंगल या उतना ही आर्क P से कट करेंगे। इसके बाद आप मेजर कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का आर्क कितना आ रहा है, सही है। तो कंपास के नोक को यहाँ रख के ऐसे मेजर कर लेंगे और उतना ही कट यहाँ पे लगा देंगे और P को इससे ज्वाइन कर देंगे। तो एक्चुअल में आपको जो लाइन मिलेगी ना, वो इसके पैरेलल हो जाएगी, सही बात है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। हम क्या करेंगे, A3 पे इसके पैरेलल लाइन बना देंगे। देखो कैसे, A5 पे इसको रख के एक आर्क बनाएंगे, सेम यही आर्क A3 पे रख के बनाएंगे। फिर इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे और इसको भी ऐसे, जितनी लेंथ इसकी आ रही है आर्क की, उतनी लेंथ यहाँ पे आ जाएगी और इसको A3 से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो लेंथ आएगी ना, ये जो लाइन आएगी वो इसके पैरेलल आ जाएगी। इस पैरेलल लाइन मान लो ये AB को P पे कट करती है, तो ये जो AP रेशो PB आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 3:2। सही है, बना लेंगे आराम से। स्टेप्स क्या क्या हो गई, सबसे पहली स्टेप, ड्रॉ अ लाइन AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर या जितने भी लेंथ दी हुई है। नाउ मेक एन एक्यूट एंगल BAX, 8 पॉइंट है। नाउ टेक एनी आर्क एंड कट ऑन लाइन AX फ्रॉम पॉइंट A, या take 5 points A1, A2, A3, A4, A5 on line AX such that A1 बराबर A1, A2 बराबर A2, A3 बराबर A3, A4 बराबर A4, A5, इस टाइप की लैंग्वेज हो जाएगी। इसके बाद join B2 A5. Now draw a line parallel to the BA5 from point A3 which meets line AB at point P. Hence AP ratio PB will be 3:2. सही है। वैसे इसके पीछे लॉजिक क्या रहता है, हम लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल में पढ़ा है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, वही इसके पीछे लॉजिक है। देखो कैसे, देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जिस रेशो में डिवाइड होगी उसी रेशो में ये लाइन सेगमेंट डिवाइड होगा। अब हमें पता है कि ये 5 पार्ट्स जो है वो इक्वल है, तो अगर ये 3 है तो ये 2 हो जाएगा। अगर ये लेंथ 3x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x। तो सेम ये भी कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। सही है। इसका दूसरा मेथड जो है वो देखते हैं। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही AB लाइन सेगमेंट बनाएंगे 10 सेंटीमीटर का। उसके बाद जैसे पहले किया था, B पे कोई एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे एक काम हम एक्स्ट्रा करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि जो एंगल हमने यहाँ पे बनाया A पे, सेम उतना ही एंगल हम B पे बनाएंगे। सेम उतना ही एंगल हम कहाँ बनाएंगे, पॉइंट B पे। और बनाने का तरीका क्या होगा, सेम ही होगा। यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क ओपन करेंगे, उतना ही आर्क हम यहाँ कंपास रख के यहाँ ओपन करेंगे, फिर इसको मेजर करके और कट लगा देंगे। सही है। तो दोनों एंगल्स आपस में अगर इक्वल हो गए तो ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो मेन मकसद हमारा ये था कि हम A से और B से जो लाइन ड्रॉ करें ना, वो कैसी हो, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हो। अब इसके बाद हमें 3:2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट A से इस पे 3 इक्वल पार्ट्स लेंगे। वही पहले की तरह यहाँ पे कंपास रखा, सपोज ये A1, यहाँ रखा ये A2 और यहाँ रखा तो ये A3। 3:2 है, इस वजह से हम A से 3 पार्ट्स लेंगे, A1, A2, A3, और इधर बाद में रेशियो 2 है, इस वजह से यहाँ 2 पार्ट्स लेंगे, B1 एंड B2। मान लीजिए यहाँ से B1 और यहाँ से रखेंगे तो ये B2। अब हम क्या करने वाले हैं कि B2 को H3 से ज्वाइन कर देंगे, इस B2 को H3 से ज्वाइन कर देंगे। सपोज ये पॉइंट P पे मिलता है,
तो ये पॉइंट P जो होगा ना वो इस लाइन 1B को 3:2 में डिवाइड करेगा। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? इसके पीछे लॉजिक होता है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो हमें पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस वजह से जिस रेशियो में ये डिवाइड हो रही है, देखो ये 3 और ये 2 में डिवाइड हो रही है, तो ये भी किस में डिवाइड हो जाएगी? 3 और 2 में डिवाइड हो जाएगी। सही है। सेकंड कंस्ट्रक्शन जो है हमारे सिलेबस में वो है टेंजेंट्स का कंस्ट्रक्शन। सही है। अब टेंजेंट के कंस्ट्रक्शन में कुछ अलग अलग केसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक सर्कल दे दिया और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P दे दिया और आपको बोला कि इस पे टेंजेंट बनाओ। सही है। और सेंटर भी आपको पता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि जब आप सेंटर काम में मत लो और पॉइंट P पे टेंजेंट बनाओ, मतलब विदाउट यूजिंग द सेंटर ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो सेंटर को काम में लेते हुए P पे टेंजेंट बनाओ या काम में नहीं लेते हुए P पे टेंजेंट बनाओ, या फिर एक पॉइंट P जो है वो सर्कल के बाहर है और यहाँ से आपको दो टेंजेंट बनानी है, एक बार सेंटर को काम में लेते हुए, एक बार सेंटर को काम में नहीं लेते हुए। एक बार जब आपको सेंटर नोन है, एक बार जब आपको सेंटर अननोन है। तो देखिए अलग अलग केसेस के लिए कैसे बनाएंगे, सीखते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल लीजिए, ले लिया यहाँ पे। टेक अ पॉइंट P ऑन इट, इस पे एक पॉइंट P ले लीजिए, पॉइंट P भी बना दिया। ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट P, और पॉइंट P पे अब आप टेंजेंट बनाइए। तो ये कौन सा केस हो गया? जब आपको, सीखना ध्यान से, सर्कल पे एक पॉइंट पता है और इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट बनानी है। तो इसमें देखो हम कॉन्सेप्ट क्या काम में लेंगे। हमें पता है कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो हम सेंटर को इस पॉइंट P से ज्वाइन करके रेडियस बना देते हैं सबसे पहले, और रेडियस बना के इस P पे 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। 90 का एंगल बनाना हमें आता है कि कुछ आर्क ओपन करके ऐसे कट करते हैं, फिर जितना आर्क आपने ये लिया है उतना यहाँ रख के कट करेंगे तो ये 60 डिग्री बनता है, यहाँ 120 बनता है, और फिर 60 और 120 के बीच में क्या बन जाता है? 90 डिग्री एंगल। तो फिर हमारा टारगेट क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बनाना। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, आपको पॉइंट P पे एक टेंजेंट बनानी, तो आप क्या करो, इस सेंटर से P को ज्वाइन कर दो और यहाँ पे फिर आप 90 डिग्री का एंगल बना दो। सही है। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा अगर, तो ये लाइन अपने आप क्या आ जाएगी? टेंजेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो होती है वो सेंटर के रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। सेकंड टाइप का देखते हैं, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट P 8 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक सर्कल बनाइए जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए एक सर्कल बना दिया। 3 सेंटीमीटर कैसे मेजर करेंगे? कंपास को स्केल के रख के बराबर, स्केल को रख के उस पर कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करके उसके बराबर नाप के और सर्कल बना देंगे। अब आपको बोला गया है कि इसके सेंटर से, मान लो सेंटर O है, यहाँ से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लीजिए और इस पॉइंट P से टेंजेंट बनाइए। तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या होता है, सीखना। सबसे पहला काम होगा हमारा कि इस लाइन सेगमेंट OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं, क्योंकि हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए। हमें क्या चाहिए? इस लाइन OP का मिड पॉइंट। तो OP का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करें? P पे कंपास रख के कुछ आर्क ओपन करें, एक कट इधर लगाएं, एक कट इधर नीचे, यहाँ पे कंपास रख के एक इधर एक कट इधर, सेम उतना ही आर्क ओपन करके एक इधर एक इधर। तो ये जहाँ पे मिलेंगे वो पॉइंट क्या होगा? इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। सपोज ये Q है और ये जो लाइन होती है वो कैसी होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होती है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बना देते हैं। इसका मतलब Q मिड पॉइंट है, तो Q पे कंपास रख के और एक सर्कल बनाते हैं। Q पे कंपास रख के OP को रेडियस लेते हुए एक सर्कल बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है Q मिड पॉइंट था, तो ये जो सर्कल होगा या जो सेमी सर्कल होगा ये O से जरूर पास होगा। अब ये जो सर्कल है ये इस पुराने वाले सर्कल को जिन पॉइंट्स पे कट करेगा उन्हें हम पॉइंट P के साथ ज्वाइन कर देंगे और यही हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होगी। सही है। हमने क्या किया, एक बार फिर से सीखते हैं।
आपको ये पता था कि सर्कल है, पॉइंट ओ है, यहाँ पे पॉइंट पी है और इस पी से टेंजेंट बनानी है। तो सबसे पहले आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे, उसके लिए आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, यहाँ कंपास रख के इसको सर्कल बना दिया। तो जिस 2 पॉइंट पे कट करेगा वहीं पे आप क्या बना दोगे, टेंजेंट बना दोगे। कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाता है कि भाई सेंटर को काम में मत लो, विदाउट यूजिंग द सेंटर ड्रॉ द टेंजेंट्स। अब यहाँ पे तो हमने सेंटर काम में लिया है, अगर हमें ऐसा दिया जाता है कि सेंटर काम में मत लो विदाउट यूजिंग द सेंटर, तो हम क्या करते हैं, पहले सेंटर कंस्ट्रक्ट करते हैं। मान लो ये पॉइंट पी दे दिया हमें कि सर्कल के बाद कोई पॉइंट पी है और यहाँ से 2 टेंजेंट बनाओ सेंटर को काम में ले बिना। तो हम पहले सेंटर का कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद फिर इसको बनाएंगे। सेंटर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करते हैं, 9th क्लास हमने पढ़ा है कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड्स पासेस थ्रू द सेंटर। हम क्या करते हैं, रेंडमली कोई भी 2 कोड बना देते हैं और इस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे और इस कोड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलेंगे वहीं पे क्या होगा, सेंटर होगा। तो पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के 2 कोड्स के सेंटर बना देंगे और फिर सेंटर को यूज लेते हुए जैसे अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया था वैसे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस draw a circle of radius 5 centimeter, take point P outside the circle without using the center, draw the tangents। अब देखिए वही क्वेश्चन जिसके बारे में अभी हमने बात की है। इसने बोला है कि एक सर्कल बनाइए जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो हमने एक सर्कल बना दिया। ये बोलता है कि सर्कल के बाद कोई पॉइंट P ले लीजिए, तो हमने पॉइंट P ले लिया। अब हमसे बोला गया है कि विदाउट यूजिंग द सेंटर, सेंटर को काम लिए बिना इस पर आप टेंजेंट बनाइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी 2 कोड बनाएंगे और इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे वो सेंटर हो गया। अब सेंटर अगर हमारे पास है तो फिर हम क्या करते हैं, तरीका वही है, फिर ओ को पी से ज्वाइन किया, ओ को पी से ज्वाइन करेंगे और इस लाइन सेगमेंट ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे। इसको नाम दे दो सपोज क्यू, क्यू पे कंपास रख के एक सर्कल बना देते हैं जो सपोज इसको ए और बी पे मिलता है। अब पी से ए को और बी को ज्वाइन कर देंगे तो हमें 2 टेंजेंट्स मिल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, टेकिंग अ पॉइंट ऑन आउटर सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द अदर। देखो आपको बोला गया है कि कोई भी 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल लीजिए, एक की रेडियस 3 और एक की रेडियस 5, टेकिंग अ पॉइंट ऑन आउटर सर्कल, आउटर सर्कल पे एक पॉइंट P ले लीजिए और इस P से इस इनर सर्कल पे टेंजेंट बनाइए। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द अदर। आपको क्या करना है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए, एक की रेडियस 3 थी एक की रेडियस 5 थी, ये हम बना लेंगे आराम से। बाद वाले सर्कल पे एक पॉइंट P लेके इस पे टेंजेंट बनानी। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास वही है कि एक सर्कल है जिसके बाद कोई पॉइंट है, यहाँ से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो तरीका क्या हो गया, आप P से O को ज्वाइन कर देंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के मिड पॉइंट निकाल लेंगे और इसको सेंटर लेते हुए एक सर्कल फॉर्म करेंगे। तो ये जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसी पॉइंट पे आप क्या करें, टेंजेंट बना दे इस टाइप से, पी ए एंड पी बी। सही है। मेजर द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स एंड वेरीफाई इट एक्चुअल कैलकुलेशन। फिर जो भी डायमेंशन आपको दी हुई है उसके हिसाब से उसको मेजर करके कैलकुलेट करना है। लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाइए। ड्रॉ द टेंजेंट्स टू द सर्कल इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो आपको बोला गया है कि एक सर्कल बनाइए जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इस पे किसी पॉइंट P से 2 टेंजेंट आपको बनानी है और इन दोनों 2 टेंजेंट्स आपको बनानी है। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो देखो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं, हमें पता है कि अगर सेंटर को मैं इनसे ज्वाइन करूं तो ये दोनों एंगल 90-90 होने
और ये 90, ये 90, ये 60, तो ये कितना आ जाएगा 120। सही है। अब इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए मैं ये टेंजेंट्स बनाऊंगा। देखो मैं क्या करूंगा इसके लिए, सबसे पहले एक सर्कल बना देते हैं 4 सेंटीमीटर रेडियस का। उसके बाद देखो एक सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। एक रेडियस भी बना देता हूं मैं कोई सी भी इसमें, ओ ए। अब मैं यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक दूसरी रेडियस बनाता हूँ। एक दूसरी रेडियस वो बनाऊंगा जहाँ जो एंगल कितना बनाती है 120 डिग्री। 120 डिग्री का कंस्ट्रक्शन हमें आता है। अब हमने यहाँ पे इन दोनों रेडियस के बीच एंगल कितना बना दिया 120 डिग्री। अब यहाँ पे एक टेंजेंट बना दे या एक परपेंडिकुलर लाइन बना दे, तो यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म करेंगे 90 डिग्री। जस्ट 90 डिग्री फॉर्म करते हुए आप एक लाइन बना दो यहाँ पे, ऐसे ही 90 डिग्री फॉर्म करते हुए एक लाइन यहाँ पे ही बना दो। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल अपने आप कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और यही पॉइंट क्या हो जाएगा P, जिससे आपने दो टेंजेंट बनाई है। सही है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले दो रेडियस बनाई है जिसके बीच एंगल कितना है 120 डिग्री। फिर ये जो रेडियस के एंड पॉइंट्स थे, इन दोनों पॉइंट्स पे आपने दो टेंजेंट बना दी, और ये दोनों टेंजेंट्स जहाँ मिलेगी वहाँ पे एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। सही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इन तीनों टॉपिक्स की थ्योरी जो हमारे सिलेबस में है वो हमने डिस्कस की है। उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने लिए हैं जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप लोग इनको यहाँ से रिवाइज करके और कुछ अच्छे क्वेश्चन करें जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी और आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।